नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर श्री घनश्याम तिवारी। आपका आमने सामने में स्वागत। धन्यवाद जी। राजस्थान में थर्ड फ्रंट को डॉक्टर चंद्रभान तो बिल्कुल नकार चुके हैं, क्या आप उनके साथ सहमत हैं? देखिए, राजस्थान में द्वि पार्टी का सिस्टम है। यहाँ पर थर्ड फ्रंट के बीच में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर लोगों को वो चाहिए, लोगों को चाहिए तो लोग तय करेंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं चाहिए। राजस्थान में इस प्रकार के 2-3 बार प्रयत्न हो चुके और वो दोनों तीनों बार के प्रयत्न उनके विफल हो चुके। राजस्थान में इस समय किसी भी कीमत पर कोई भी बनाए, थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो कुछ ऐसे नेता हैं जो ना कांग्रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और ना भाजपा का, वो कहाँ जाएंगे? वो अपने घर जाएंगे। अपने घर जाएंगे। थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है। थर्ड फ्रंट की राजस्थान में कोई गुंजाइश नहीं। आप राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं जी, और ये कार्यभार आपने संभाला है। आज के दिन हमारे जो स्टेट है उसकी जो एजुकेशन की जो स्थिति है उस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। देखिए, टिप्पणी क्या दें? अगर किसी चीज़ की स्थिति हो तो उस पर टिप्पणी दें। आज राजस्थान में शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा राजस्थान में जब हम थे, अब उससे नीचे गिरकर 21वें पायदान पर आ गई। उसके नीचे कोई पायदान नहीं है जो जाए। राज्य हिंदुस्तान में 21वें नंबर पर आ गई। उसे जाने की जगह नहीं है, इसलिए जा नहीं सकती। 3 साल में थर्ड ग्रेड के एक भी टीचर की भर्ती नहीं हुई। जो स्कूल खोली थी उन स्कूलों का उन्होंने विलीनीकरण कर दिया। शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ। तो राजस्थान की शिक्षा में अराजकता की स्थिति। आपको क्या लगता है इसके मेन रीजंस क्या रहे? पहले तो शिक्षा एक उसके नीचे थी, एक मंत्रालय के नीचे। मेरे पास जो शिक्षा थी उसको आज 10 हिस्सों में बांट दिया। मेरे पास हायर एजुकेशन थी, मेरे पास मेडिकल एजुकेशन थी, मेरे पास संस्कृत एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, टेक्निकल एजुकेशन थी, एग्रीकल्चर एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन थी जी। सारी एक साथ थी। और उसका हमने समन्वित विकास किया और हमको हिंदुस्तान में उसके लिए यूनेस्को का पुरस्कार भी मिला। ये सब काम हमने किए। लेकिन अब शिक्षा को टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। अभी लड़ाई शिक्षा में ये चल रही है कि पंचायत राज मंत्री ट्रांसफर करेंगे या शिक्षा मंत्री ट्रांसफर करेंगे। आपने ये कहा है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सबसे ज्यादा करप्ट है। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट करप्ट नहीं, आज है ही नहीं। आप कहते हैं कि अगर सारे के सारे जितने भी शिक्षा के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो एक मंत्रालय में होंगे तो बेटर प्रोग्रेस होगा। देखिए, समन्वित विकास मानव संसाधन मंत्रालय के रूप में किया गया भारत सरकार ने। और समन्वित विकास करने के लिए हमने उस समय जल संसाधन का हिंदुस्तान भर में एक ही विभाग रखा गया। पीएचडी अलग से नहीं रखा गया। इसलिए जिस विषय से संबंधित जो भी चीज़ है उनको अगर समन्वित रूप से रखेंगे तो उसका विकास हो। उदाहरण के लिए आपने एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं तक रखी, उसके बाद में अपर प्राइमरी एजुकेशन आ गई। उसका अगर वो नहीं है आपका तारतम्य तो आप उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। इसलिए हमने उनका एकीकरण किया। और आज भी मैं मानता हूं कि जब तक समन्वित विकास नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। आप थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती कर रहे हो, संस्कृत में अलग कर रहे हो, प्राइमरी में अलग से कर रहे हो, सेकंड ग्रेड के अलग से कर रहे हो। उनका कोई सिस्टम नहीं है। आपने इस चीज़ पर भी ऑब्जेक्शन रही है कि जो शिक्षकों की पोस्टिंग होती है उसका अब पंचायत और जिला परिषद को बाहर दे दिया गया है, तो वो करप्शन को कैसे बढ़ावा देगा? ये और एक इतनी अज्ञानता की बात है जी। कभी भी राजस्थान भर में नियुक्ति का अधिकार पंचायत से नहीं लिया गया। जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी नियुक्ति पंचायत ही करती थी। केवल चयन करने का काम राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिया गया था। उदाहरण के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का चयन आरपीएससी करती है, लोक सेवा आयोग। नियुक्ति राज्य सरकार करती है जी। तो आरएएस को नियुक्त करने का कोई आरपीएससी थोड़ी है। तो केवल चयन करने का काम दिया था और इस कारण से चयन होकर 1,80,000 लोग नौकरी पर लग गए। अब इन्होंने समझ में नहीं आई कि हमने पंचायतों का अधिकार नहीं दिया, नियुक्ति वही पंचायत थी। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने परीक्षा का चयन करने का अधिकार आरपीएससी लेकर वो शिक्षा विभाग को, पंचायतों को दे दिया। ये किया उल्टा, जो कि शायद उसके लिए टैकल करने के अभी उस लेवल तक नहीं है, जिसके लिए ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 98 की जब भर्ती हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक राज्य में 2 मेरिट नहीं हो सकती।
एक राज्य में दो प्रकार का बैकलॉग नहीं हो सकता। अगर 32 जिलों में या 35 जिलों में अलग अलग पंचायत समितियां ऐसा करेगी तो 35 प्रकार की मेरिट लिस्ट बनेगी जो स्टक डाउन हो जाएगी। इसी प्रकार से हर जिले में बैकलॉग अलग अलग है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का। उदाहरण के लिए दौसा जिला है, उसमें करौली जिले में इनमें एससी और एसटी के इतने लोग सर्विस में हैं, सामान्य वर्ग के और ओबीसी के कम है। तो अब इन जिलों में अगर वैकेंसी निकलेगी तो एससी एसटी की तो 50 साल में वैकेंसी नहीं निकलेगी। सवाल आपसे और भी करने हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। देखते रहिए आमने सामने। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। नई पेशकश, नया इंडिया, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया इंडिया। आओ गुप्ता जी आओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई खुश क्यों नहीं नजर आऊंगा, जेडीए जाकर जो आ रहा हूँ भाई मान गए शर्मा जी। मुझे ना नहीं, नागरिक सेवा केंद्र की कार्य प्रणाली को। वो कैसे? जैसे ही मैं नागरिक सेवा केंद्र गया तो वहाँ बोर्ड पर अंकित कार्यों के अनुसार फॉर्म की जानकारी ली। मैंने फॉर्म खरीदा और सलाहकार के पास बैठकर फॉर्म भरा। जमा वाली खिड़की पर फॉर्म जमा कराया। काम पूरा होने पर एसएमएस आ गया। 6 नंबर विंडो से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। नागरिक सेवा केंद्र आए, अपना काम स्वयं कराएं। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये है प्रेम कुमार जी का घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने से पहले पंखे, एसी, लाइट्स सबका इस्तेमाल जमकर करते थे। बिजली की उन्हें चिंता नहीं थी क्योंकि वो बिजली चोरी करते थे। और अब ये है प्रेम कुमार जी का वो ही घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने के बाद और तो और यहाँ उनसे कोई प्रेम से भी नहीं बोलता। इस बिजली का कुछ करते क्यों नहीं? जब बड़ी हो जाओगी तब मिलेगा। ये तुम्हारे लिए, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। टीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। महिला बाल विकास की ओर से राजस्थान के गांवों में, ढाणियों में और साथ ही शहरी कच्ची बस्तियों में आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों पे स्वास्थ्य की जांच की जाती है, टीकाकरण होता है, पूरक पोषाहार दिया जाता है? जी हाँ, आप अपने बच्चों को और पड़ोस के बच्चों को इन स्वास्थ्य केंद्रों पर लेके आइए, पोषाहार दिलवाइए, टीकाकरण करवाइए, स्वास्थ्य की जांच करवाइए, साथ ही स्कूल जाने से पहले वाली जो शिक्षा है उसे दिलवाइए। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। बिरला चाय, ऐसी चाय जो सबको भाए। बिरला चाय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी जी। आपने कहा था कि जननी शिशु सुरक्षा योजना का जो बीज है वो वसुंधरा राजे सरकार में बीजेपी ने डाला था। कैसे? 2005 में हमने ये बीपीएल परिवारों के लिए प्रारंभ की थी। अच्छा। और 2006 में हमने इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया था। इसलिए जननी सुरक्षा योजना हमारे राज्य के समय हमारे द्वारा बजट में प्रावधान करके चलाई गई थी और इस योजना में भारत सरकार के द्वारा पैसा मिलता है। इसलिए जननी सुरक्षा योजना का अपनी सरकार की वाई लेना या कहना कि हमने काम किया है, ये बहुत गलत बात है। इसलिए मैंने उसका सारे सर्कुलर दिखाकर मीट द प्रेस में मैंने इसको बताया था। आपने कहा है कि जो हमारी सरकार है, राजस्थान की जो सरकार है, वो 3 हिस्सों में विभाजित है। इंडिपेंडेंट है, फिर गहलोत जी के सपोर्टर्स हैं और फिर सीपी जोशी जी के सपोर्टर्स हैं। तो आपको लगता है कि इससे बीजेपी को कहीं फायदा है? देखिए, बीजेपी को लाभ और हानि का सवाल नहीं।
बीजेपी को तो इस सरकार के कारनामे ऐसे कि स्वाभाविक रूप से लाभ मिल रहा है और हम जनता में उनको बता भी रहे हैं, लेकिन सरकार का जो स्वरूप है वो संवैधानिक नहीं है। अभी कल हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि जो लोग किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए वो लोग विलीन करके मंत्री नहीं बन सकते, और हाईकोर्ट ने उनके काम करने पर, उनके मंत्री पद संभालने पर, यहां तक कि विधानसभा में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और हमारे यहाँ स्पीकर साहब का फैसला नहीं हो रहा है। आपने कहा है कि कांग्रेस जो जोधपुर लैंड ग्रैब स्कैम था उसमें जो लोग उसमें गिल्टी हैं उनको शील्ड कर रही है, उनको बचा रही है, किस तरह? देखिए, फलोदी में हजारों बीघा जमीन किसानों की, उनको पता नहीं कि हमने जमीन बेची नहीं, बेचने वालों को पता नहीं हमने किसको बेची, और खरीदने वाले को ये पता नहीं वो किसकी खरीद रहा है, और 40,000 बीघा जमीन वहां पर रजिस्ट्री होगी। और रजिस्ट्री होने के बाद में सरकार ने फैसला किया कि नहीं, हमने जब आंदोलन किया तो वापस कर दो उनको किसानों के नाम, तो किसानों के नाम वापस करी तो उनका 5% किसान जो है वो रजिस्ट्री का शुल्क जमा कराएंगे। भाई किसान को पता नहीं है और 40,000 बीघा जमीन की रजिस्ट्री हो गई, तो मुझे लगता है कि हम सरकार चला रहे हैं या मदारी का काम कर रहे हैं। आपके अपने ही एक एमएलए हनुमान बेनीवाल जी ने मंच पर कहा कि वसुंधरा राजे के ऊपर करप्शन का आरोप लगाया, आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी उस पर विचार कर रही है। किस चीज के ऊपर है दिक्कत, कि उन्होंने खुले मंच पर ये बोला या उन्होंने ये बोला? देखिए, बात ये है कि भ्रष्टाचार का आरोप तो जितने भी लगाए हैं वो सारे गलत साबित हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया, हाई कोर्ट ने कर दिया, वो मामला तो इधर से खत्म हो गया। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने वाली सी बात है। जहां तक हनुमान बेनीवाल जी का सवाल है उसके बारे में पार्टी का मामला पार्टी तय करेगी। बेनीवाल जी ने यह भी कहा है कि जो एमएलए राजेंद्र राठौर हैं, उन्होंने जो अभी दारा सिंह का फेक इनकाउंटर हुआ था उसमें उन्होंने कुछ पैसा कांग्रेस लीडर को दिया है दिल्ली में किसी को, जिससे कि सीबीआई उनको प्रोटेक्ट करे। तो ये तो उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, सीबीआई सभी को घेरे में ले लिया। इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इन कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हनुमान बेनीवाल जी मिले हैं एक थर्ड फ्रंट बनाने के लिए, उस पर आप अपनी बात कह तो चुके हैं, लेकिन क्या आगे चल के उनको वापस पार्टी में आने का मौका दिया जाएगा? देखिए, ये सब व्यक्ति पर खुद पर निर्भर करता है और पार्टी के अध्यक्ष पर और पार्टी के जो संगठनात्मक ढांचा देख रहे उन पर निर्भर करता है। ये विषय क्योंकि मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इस विषय पर कुछ करना चाहूंगा नहीं। यूपी के बारे में पूछ सकती हूँ, उसके बारे में कुछ कहेंगे? कहेंगे, जरूर कहेंगे। यूपी के जो खबरें निकल कर आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि जो अगला इलेक्शन है वो सिर्फ बीएसपी और कांग्रेस के बीच में लड़ा जाएगा, या मैं यूं कहूं मायावती और राहुल गांधी के बीच में लड़ा जाएगा। तो भाजपा क्या कहीं गिनती में ही नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल आ रही है। ये मायावती और राहुल गांधी के बीच में होगा, और राहुल गांधी 4th स्थान पर रहेंगे और बीजेपी 2nd या 1st स्टेज पर रहेगी। मूल रूप से लड़ाई बीजेपी की रुचि की है। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको एक वहां पर घुमा रही है और उनके पास प्रचार प्रसार करने का मौका है। बाकी कांग्रेस पार्टी वहां लड़ाई में है ही नहीं। कांग्रेस यूपी में किसी भी तरह स्टैंड नहीं करती। चौथे नंबर के लिए लड़ाई करेगी, तीसरे चौथे नंबर के लिए। वो तीसरा भी आ नहीं सकता कांग्रेस पार्टी का। भाजपा के क्या मुद्दे रहेंगे उत्तर प्रदेश में, पूछ रहे हैं? देखिए, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत किया है। एक, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विभाजन का विरोध किया है। एक, भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकालकर सारे उत्तर प्रदेश में जागृति पैदा करी है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ किसानों के हक की लड़ाई लड़ी, चाहे नोएडा के किसान हो चाहे वहाँ के किसान, उसकी लड़ाई लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राज कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आज भी अच्छी स्ट्रेंथ में है, वहाँ पर हमारे अच्छे नेता हैं जो लग रहे हैं। मूल लड़ाई मायावती जी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस पार्टी तो चौथे स्थान की लड़ाई में है। आपने कहा है कि जो एनुअल प्लान फंड्स होते हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन भाजपा का इसमें क्या रोल है? भारत सरकार से जितना पैसा मिलता है हम हमारी उन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए उनका पैसा नहीं ले सके। उदाहरण के लिए उन्होंने, हम जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किया तो 1 लाख टीचर्स की भर्ती के लिए भारत सरकार ने पैसा देने का प्रावधान किया। 3 साल में हम एक भी आदमी की भर्ती नहीं कर सके। आपने ये मामला उठाया तो होगा? हाँ, मैंने उठाया ना विधानसभा में, उनका शून्य भर्ती की हमने। फिर उसके बाद क्या बचता है? जब मैंने पूछा कि इतना स्वीकृत आपने हुआ, आपने कितनी नियुक्ति की? बोले हमने एक की भी नियुक्ति नहीं की, 50,000 की भर्ती करेंगे। करेंगे 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 कहते आ रहे हैं। अडवाणी जी की रथ यात्रा कामयाब रही? मैं समझता हूँ कि मैंने अडवाणी जी की बहुत रथ यात्राएं देखी। इस रथ यात्रा में जो रिस्पॉन्स था
वो स्वयं स्फूर्त था। उदाहरण के लोग काले धन के खिलाफ, लोग महंगाई के खिलाफ और लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान में आम जनमत बना हुआ है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस मामले को लेकर निकलता है, आम जनता उसके साथ जुड़ती है। और आडवाणी जी ने पहले आदमी थे जो ने काले धन का मुद्दा उठाया, उजागर किया, पार्लियामेंट में उजागर किया, फिर इस पर यात्रा निकाली। स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी इस पर काम किया। अन्ना हजारे लोकपाल बिल पर चले गए, लेकिन रामदेव जी और बीजेपी ने इस काले धन को उजागर किया कि धन वैसे न कोई काला होता है न कोई गोरा होता है, ये चोरी का माल है जो चोर यहाँ से लूटकर विदेशों में ले गए। इस चोरी को माल को वापस लाने का मामला था, इसलिए स्वयं स्फूर्त रूप से उसको काफी समर्थन मिला। समर्थन जनता से तो मिला, लेकिन वापस आया या कुछ भी आपको प्रक्रिया दिखी कि वापस आएगा? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे प्रस्ताव पर काम रोको प्रस्ताव भारत की संसद में स्वीकृत हुआ लोकसभा में, और काम रोको प्रस्ताव पर बहस हुई और बहस में सरकार को जवाब देना पड़ा कि 60,000 करोड़ का तो हमको पता लगा, बाकी का हम पता लगा रहे हैं। सरकार बहुत से तथ्यों को छुपाना चाहती है, लेकिन इसका पता लगना शुरू हो गया। ये आया और वो काम रोको प्रस्ताव पर सरकार गिर सकती थी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने और मुलायम सिंह जी की पार्टी ने और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने मतदान का बहिष्कार किया। इस कारण से उस पर वोट नहीं हुआ और केवल ध्वनि मत से वो प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। लेकिन भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार आडवाणी और स्वयं प्रणब मुखर्जी ने आडवाणी जी को धन्यवाद दिया कि आपने यात्रा निकालकर इस मुद्दे को उजागर किया है, इसलिए काम रोको प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इसलिए उस तीर्थ रथ यात्रा का एक रिजल्ट जो है वो आने वाला है, सामने आ रहा है। आपको लगता है क्योंकि ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, जैसे आपने कहा भी मुलायम सिंह यादव की है, बीएसपी है, ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, इसकी वजह से लोकपाल बिल में भी अड़चने आएंगी? देखिए, लोकपाल बिल के ऊपर जिस प्रकार का बिल आ रहा है उस बिल पर भारतीय जनता पार्टी भी सहमत नहीं है। बहुत सी पार्टी ऐसी है जो अभी भी विरोध कर रही है, आना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब इस पर विरोध का न विरोध का सवाल नहीं है, सरकार ने जो स्टैंड क्लियर किया है वो स्टैंड आम जनता को स्वीकार नहीं है। पार्टियों को स्वीकार है? पार्टियों को भी नहीं है, बीजेपी को स्वीकार नहीं करिए। हम कड़ा बहुत मजबूत लोकपाल लड़ना चाहते हैं, ढुलमुल लोकपाल हमको नहीं चाहिए। तो आप ऑपोजिशन में हैं, ये हमारी एक डेमोक्रेसी है, आप लोगों के हाथ में नहीं है कि आप सरकार को पुश करें इस चीज़ के लिए, और कम से कम जो एक कमिटमेंट दी गई है भारत के लोगों को, मैं सिर्फ कांग्रेस से नहीं कहूँगी, हमें तो हमारे जो भी हमारे प्रतिनिधि जाके सेंटर में बैठे हैं उनसे ये कहूँगी, जो एक कमिटमेंट दी गई है तो कम से कम इस विंटर सेशन में चाहे वो एक्सटेंड करें, वो उनकी जिम्मेवारी है, लोकपाल बिल आना चाहिए और पास होना चाहिए। मैं टेबल करने की बात नहीं कर रही हूं। टेबल करने से नहीं होगा, लोकपाल आना चाहिए, लोकपाल पास होना चाहिए। और हमने उसका उदाहरण पेश किया कि उत्तराखंड में हमने लोकपाल बिल जैसा अन्ना हजारे की टीम और जिस प्रकार का पार्लियामेंट में आश्वासन दिया गया था उसके अनुरूप श्री भुवन चंद्र खंडूरी ने प्रस्तुत किया और वहां पास किया, और पास करने के बाद में उसके अंतर्गत कार्रवाई भी हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि लोकपाल का जो बिल है वो केवल राजनेताओं तक सीमित नहीं रहे। 9,000 करोड़ रुपए की रिश्वत विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भारत में बीपीएल परिवार के नीचे रहने वाले लोगों को ब्यूरोक्रेसी को देनी पड़ती है। बिल्कुल, और यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी उसमें आनी चाहिए, जो क्लार्क्स और जो छोटे लेवल के हैं उनको भी। देखिए, उसमें मैं एक तो जुडिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बिल अलग से आना चाहिए। न्यायिक जो वो है वो लोकपाल के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि लोकपाल का भी कोई फैसला होगा तो उसके अपील करने के बाद में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट, उस अपेक्स कोर्ट को उसके अंतर्गत आप नहीं ले सकते। इसलिए हमारी धारणा है कि जुडिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बिल अलग से आना चाहिए। इसी प्रकार से आप इसका ढांचा ऐसा बनाओ कि ढांचा ही ढांचा बना दिया और लोग ढांचे में फंस कर रह जाएंगे। जैसे आपने मानवाधिकार आयोग बना दिया, अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, महिला आयोग बना दिया, अनुसूचित जाति का आयोग बना दिया, जनजाति का आयोग बना दिया, सिर्फ नाम है, बस एक लोकपाल और बना दो तो एक ढांचा और खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ढांचों की आवश्यकता नहीं है। ये जितने लोकपाल बने उसके बाद में एक भी आदमी को सजा नहीं, दांत दंत विहीन लोकपाल हमको नहीं चाहिए, काटने वाला चाहिए। आपकी भी तो सरकार थी, आप लोग क्यों नहीं लाए लोकपाल? हमने राजस्थान में लोकपाल विधेयक है आज भी हमारे लोकायुक्त बना हुआ है, लेकिन उनको अधिकार नहीं है। वो रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट पर कार्रवाई एक्शन टेकन करके गवर्नमेंट देती है। वो हमारे पास था,
हमने हमारी सरकार में कर्नाटक में लागू किया और हमारे मुख्यमंत्री ने खुद के द्वारा नियुक्त लोकपाल की रिपोर्ट पर इस्तीफा दिया और हमने भी उत्तराखंड में लागू कर दिया। सवाल आपसे और भी हैं तिवारी जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। जो ये काहे कर रहे हो? अरे बाया खबर खोद रहे छो। खबर खोद रहे हो? हाँ। पर कौन की? अरे कचरा की। कचरा की? हाँ। मतलब? अरे मतलब यो कि जो ये कचरो देख, फल सब्जी का छिलका और चाय की पत्ती और हाँ ये गोबर ने गड्ढा में डालू ला। क्यों? इसलिए कि एक तो कूड़ा कचरा और गोबर को निपटाने जाओ लो और कचरा से होने वाली बीमारियों से बचाओ लो। अच्छा। और एक बात और, कचरा से आपने कंपोस्ट खाद मिलेली जिसे अपना खेत उपजाऊ हो जाओला। पर एक बात बता भाया, जब ये गड्ढो भर जावे तब तो दूसरों खोद लियो। अरे वाह, हाँ। या तो वही बात हो गई कशी कि आम का आम और गुठलियां का दाम। अरे तू घोड़े चाल दियो भाई। अजी कबर खोदबा उनकी कचरा की। संपूर्ण स्वच्छता अभियान, हर गांव की मुस्कान। CCDU राज्य जल व स्वच्छता मिशन द्वारा जनहित में प्रसारित। नई पेशकश, नया एंडी, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया एंडी। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। At Fiat, when we create things with passion, magic happens. This December, the magic gets even better. सरपंच जी, नरेगा में गाँव में तालाब नाली तो खूब खुद गए, लेकिन अपने खेतों में भी तो सुधार के काम होने चाहिए। अरे भाई, सरकार ने अब हमारी बात सुन ली है। अब नरेगा में अपना खेत और अपना काम चालू कर दिया है। अपना खेत और अपना काम, ये क्या है? जरा खुल के बताइए। अरे भाई, नरेगा में अब हमारे खेतों की भी काया पलट होगी। सभी SC, ST और BPL परिवारों के खेतों पर खेत तराई बनाने, बंजर भूमि पर मिट्टी डालकर उसे उपजाऊ बनाने, मेड़बंदी और कटाव दूर करने, भूमि को समतल बनाने जैसे खुद के लाभ के काम भी करवाए जा सकते हैं। अच्छा, और खेत के चारों तरफ पेड़ लगाने और कच्चे धुरों को पक्का बनाने के काम भी करवाए जा सकते हैं। और इन कामों के लिए हमें पैसे कितने मिलेंगे? देखो भाई, अपना खेत और अपना काम योजना में प्रति परिवार नरेगा में 1.5 लाख रुपए की सीमा तक काम करवाए जा सकते हैं और इसमें से 60,000 रुपए की राशि निर्माण सामग्री में खर्च की जा सकती है। मैं तो अपने खेत में खेत तराई बनाऊंगा, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? उसके लिए ग्राम सभा में नामजद प्रस्ताव लाना पड़ेगा और अपने काम के लिए नरेगा की वार्षिक योजना में इसे शामिल करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखो, तुम्हें भी खेत पर काम करना पड़ेगा। तब तो हम ग्राम सभा जरूर जाएंगे और अपने काम को नामजद कराएंगे। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आमने सामने में आज हमारे साथ हैं घनश्याम तिवारी। जब हम लोग बीजेपी की बात करते हैं कि आप लोग अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या कहा जाता है कि इलेक्टेड एमपीज का चॉइस रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट या किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके 2 कारण बहुत बड़े हैं। पहली बात तो ये है कि एक हवा सी चली थी देश भर में कि अपने कैंडिडेट घोषित करते थे, और एक कारण था कि हमको उसका लाभ मिला वाजपेयी जी के नाम का, हमने घोषित किया। लेकिन भारत के संविधान में यह है
कि अगर आप घोषित करके करते हो तो फिर डायरेक्ट चुनाव कराना चाहिए आपको, क्योंकि अपने संविधान में है कि चुनाव के बाद में जो इलेक्टेड लोग होंगे बहुमत वाली पार्टी के या सबसे बड़ी पार्टी के, वो अपना नेता चुनेंगे, वो नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होगा जी। इसलिए मेरी राय में पार्टियों द्वारा अगला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कैंडिडेट डिक्लेयर करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी राजस्थान में तो एक हवा है कि यहाँ के तो जो अगले चीफ मिनिस्टर होंगी वो वसुंधरा राजे होंगी, तो एक डिफरेंट पॉलिसी सी नहीं नजर आ रही है? नहीं, तो पार्टी ने तो बिल्कुल साफ किया है ना कि हम मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। अब होगा, ये ज्योतिष की बात है, मैं ज्योतिष हूँ नहीं, भगवान करे आपकी भविष्यवाणी सही हो, लेकिन पार्टी सब पार्टियों को, या तो पार्टियों के दो लाइन पर नहीं चलना चाहिए। पार्टियों ने जैसे सोनिया गांधी घोषित कर दिया और मनमोहन सिंह को बना दिया, जनता के साथ धोखा हुआ ना। बीजेपी में जो कभी कभार एक इनफाइटिंग या एक ऐसा दिखता है कि भाई कोहेसिव ग्रुप नहीं है, आपको लगता है वो कभी हानिकारक होगा? एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। अगले 2 साल में जब तक दोबारा इलेक्शंस आते हैं, आपके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? 2 साल मत कहिए, 1.5 साल की। 1.5 साल, 6 साल पहले तो लग जाएगी आचार संहिता, और 2-1 महीने इनके निकल जाएंगे विधानसभा में, और फिर इनकी स्थिति डगमगान लग जाएगी। मैं तो आपकी पूछ रही हूँ, आपके सामने क्या चैलेंजेस है? हमारे सामने तो ये चैलेंज है कि हम जो असंतोष जनता में आज है, उस असंतोष को इसी प्रकार बरकरार रखें, जनता को कांग्रेस की कमियों को गिनाते रहें, और हमारे लिए जो खुद ही कांग्रेस काम कर रही है, इसलिए उस काम को देखते हुए हम एकजुट होकर जनता को ये विश्वास दिलाएं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इतना ही काम करना है हमको। आपने कहा 1.5 साल रह गया है, आपको लगता है कि 1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, जननी शिशु सुरक्षा योजना है, फ्री दवाइयों का वितरण है, इस सब के ऊपर इतना फोकस करके क्या आम जनता भंवरी देवी और गोपालगढ़ को भूल जाएगी? देखिए, भंवरी देवी प्रकरण एक ऐसा है जिसने राजनीतिज्ञ, राजस्थान के राजनीतिज्ञों के चरित्र पर कलंक लगा दी। मैं समझता हूँ राजनीति करने वाले सभी लोगों को इससे व्यथित होना चाहिए। मेरे ख्याल से है सब, और सब व्यथित हैं। ये लोग बातें भूलने की नहीं होती है, इतिहास में इन बातों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और इसको व्यक्तियों को नहीं चुकानी पड़ती, उन संगठनों को चुकानी पड़ती है, सरकारों को चुकानी पड़ती है। इसलिए कांग्रेस को इसकी तो रकम चुकानी पड़ेगी। दूसरा गोपालगढ़ है। गोपालगढ़ में प्रशासनिक फेल्योर, और प्रशासनिक फेल्योर के बाद में सरकार का फेल्योर भी है, और वोट बैंक की राजनीति में ब्यूरोक्रेसी को पेन डाउन स्ट्राइक करने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया। इसलिए गोपालगढ़ को ब्यूरोक्रेसी नहीं भूलेगी, और भंवरी देवी के प्रकरण को राजस्थान की जनता नहीं भूलेगी। इनका खामियाजा तो कांग्रेस को उठाना ही पड़ेगा, जैसे शायद एक बार बीजेपी ने उठाया था। गुजर आंदोलन में हमें उठाना पड़ा। गलती आपका क्या फोकस रहेगा? नहीं, हमारा फोकस साफ है। हमने जो काम किया था और इन्होंने जो काम किया है, वो लोगों ने उसकी तुलना कर ली। हमने 1,28,000 टीचर लगाए, इन्होंने 1 नहीं लगाया। हमने 25,000 पुलिस की भर्ती की, इन्होंने 1,000 की। तो 5 साल का हमारा और 5 साल का इनका ये रिकॉर्ड, और फिर हमारा जो काम करने का रिपोर्ट कार्ड था, और सरकार की जो गवर्नेंस थी, और इस सरकार की जो पुअर गवर्नेंस है, उसको लोगों ने वो कहा। लोग जान रहे ना कि एक नरमुंड काट कर पुलिस कंट्रोल के सामने रखकर रख दिया, और 3 साल में सरकार ये नहीं जान सकी कि नरमुंड किसका है, किसने काटा और किसने का, वो गवर्नमेंट है। पुलिस के अधिकारी मिलकर और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर अगर गोल्ड सुख जैसी कंपनियों को बढ़ावा देकर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए की ठगी राजस्थान में करा देते हैं, तो वो लोग भूलेंगे? ये मुद्दे रहेंगे, या जो ऑपोजिशन है उनको कुछ नहीं करना? अन्ना हजारे का एंटी करप्शन ड्राइव बहुत है कांग्रेस के। देखिए, करप्शन मुद्दा है, वो जनता तक पहुंच गया। काला धन मुद्दा है, वो जनता तक पहुंच गया। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है जो जनता को रोज कचोट रही है। लेकिन ये जो प्रशासनिक विफलताएं और सरकार की विफलताओं के मुद्दे हैं, ये भी आम चुनाव में निश्चित रूप से बहुत काम करते हैं और उठते हैं, और हम इनको उठाएंगे। और जनता इनसे पीड़ित और प्रताड़ित है, इसलिए सरकारों का भाग्य का फैसला कुल मिलाकर इन सब मुद्दों से होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद, बहुत बहुत आप। ये थे घनश्याम तिवारी, राजस्थान विधानसभा में डिप्यूटी अपोजिशन लीडर।
अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच। तब तक हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।